हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था फिनॉल के विषय में, तो फिनॉल के जस्ट बाद आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका ईथर, है ना। और ईथर में क्या होता है कि ईथर में आपसे पूछा जा सकता है कि ईथर बनाने की सामान्य विधियां, इनके रासायनिक गुण और उपयोग क्या होते हैं, तो ये प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है आपके सामने, ईथर। सामान्य फार्मूला इसका क्या होता है, तो सामान्य जो फार्मूला होता है ROR और उसके ऊपर लगा होता है डैश, है ना। कहीं कहीं आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला डैश देखने को नहीं मिलता है, या कहीं कहीं देखेंगे तो डैश लगा हुआ होता है। यानी यहाँ पर R के ऊपर डैश लगा दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ना लगाइए तब भी उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर R का मतलब क्या है, R का मतलब है एल्किल समूह, है ना। तो एल्किल ग्रुप आपका समान भी हो सकता है और एल्किल समूह आपका डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक। तो जर्नल ईथर जो हमारा है ROR, अगर परिभाषा देना हो तो क्या देंगे कि जब द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु, देखिए इसमें क्या है, बीच में ऑक्सीजन लगा है ना। यहां पर देखिए ऑक्सीजन है बीच में, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। तो अगर ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ R लगा देते हैं और यहाँ R लगा देते हैं, तो ये बना हुआ कंपाउंड आपका ईथर कहलाता है। तो एक तो परिभाषा ये बन गई कि जब द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताओं पर, संयोजकता का मतलब बॉन्ड, जो एक इधर लगा है एक इधर लगा है, ठीक। तो दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। ये परिभाषा बन जाएगी। दूसरी परिभाषा जो आपको किताब सीरीज में लिखी भी मिल जाएगी कि जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न यौगिक, यानी जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न, यानी वाटर है जैसे H2, जैसे ये है आपका H2O, इस तरीके से इसको लिख लिया। अब इसका डाई एल्किल व्युत्पन्न का मतलब कि जल से उत्पन्न हुआ, है ना। तो जल से क्या करिए, दोनों हाइड्रोजन हटाइए, यहां से 2H हटा दीजिए, 2H हटाइए और यहां पर 2R आपको जोड़ देना है, यानी प्लस में 2R आपको ऐड कर देना। तो वाटर से 2H हटाइए और इसमें ये जोड़ दीजिए, तो ROR, है ना। तो ये है आपका वाटर और ये बन गया ईथर, है ना। ये जल है, जल को मैंने ऐसे लिख दिया है, और ये आपका क्या है, ईथर। तो वाटर से 2 हाइड्रोजन हटाइए और उसमें 2 एल्किल समूह जोड़ दीजिए, एल्किल समूह का मतलब R, ठीक। तो यही डिफिनेशन दी जाती है कि जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न यौगिक ईथर कहलाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ईथर की डिफिनेशन, है ना। अब देखिए आगे क्या है, ये पूछा जाता है कि ईथर सम्मित और असम्मित, है ना। अब इन एल्किल समूहों के आधार पर, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता पर जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, है ना, ये एल्किल समूह समान भी हो सकता है, ये एल्किल समूह भिन्न भी हो सकता है। तो जब एल्किल समूह समान होगा, यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड में लगे हुए ये वाले आपके एल्किल समूह जब दोनों समान होंगे तो उसे कहेंगे सम्मित ईथर, है ना। और जब दोनों में से कोई एक डिफरेंट हो जाएगा तो उसे कहेंगे असम्मित ईथर, है ना। अब देखिए एक चीज और है कि जब इनका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो इनका कॉमन नेम जो कहा जाता है वो कहा जाता है एल्कोक्सी एल्केन, है ना। तो ये हो जाती है जर्नल ईथर की डिफिनेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर मैं इसके टाइप पर और इसके थोड़ा सा आईपीएससी नाम के विषय में आपको बता देता हूं। भागों में आपका ईथर डिवाइड हो जाएगा, एक सम्मित ईथर यानी सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक। अब सिमेट्रिकल में परिभाषा क्या लिखी जाएगी, अगर सम्मित ईथर की आपसे परिभाषा पूछ ले तब क्या बताएंगे, तब ये बताएंगे कि जब द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकताओं पर उपस्थित एल्किल समूह, यानी जब द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताओं पर जुड़े हुए एल्किल समूह समान होते हैं या एक जैसे होते हैं तो उसे हम सम्मित ईथर कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे ईथर या ऐसे ईथर जिनमें जुड़े हुए एल्किल समूह समान होते हैं सम्मित ईथर कहलाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल लिख देंगे,
असम्मित में पूछा जाए तो ऐसे ईथर जिनमें जुड़े हुए एल्किल समूह असमान होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं, वो असम्मित ईथर कहलाते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल देखिएगा, यहां पर मैं बता देता हूं। जैसे आपका है, तो लिखा है CH3OCH3, इसका नाम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे डाई, है ना। CH3 दो है तो डाई, और CH3 को कहते हैं क्या है? मेथिल, तो डाई मेथिल ईथर, यानी इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा डाई मेथिल ईथर, है ना, डाई मेथिल ईथर इसका नाम लिख दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पर। जैसे आपका है C2H5O C2H5, ये देखिए C2H5O C2H5, ये है डाई एथिल ईथर। डाई का मतलब दो, डाई का मतलब क्या होगा? दो, और C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल, तो डाई एथिल, और ईथर तो है ही, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, यानी डाई एथिल ईथर, है ना। तो इस तरीके से जो भी सिमेट्रिकल वाला होगा तो डाई एथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, डाई प्रोपिल ईथर, अगर CH3H7 लग गया प्रोपिल समूह तो उसे डाई प्रोपिल ईथर कह देंगे। तो इसी तरीके से बनता चला जाएगा। आप एग्जांपल अगर और देना चाहें जैसे, तो लिख सकते हैं कि CH3, ठीक, तो C3H7 क्या है आपका? प्रोपिल है, तो डाई प्रोपिल ईथर, डाई का मतलब दो, CH3H7 का मतलब है प्रोपिल, तो इसका नाम डाई प्रोपिल ईथर, तो डाई प्रोपिल ईथर। तो ये तो सम्मित वाले हो गए, एक जैसे हैं तो इसलिए डाई लगा देते हैं नाम में, बाकी एथिल मेथिल जो है वो लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक, असम्मित क्या होगा? परिभाषा क्या देंगे? तो ऐसे ईथर जिनमें जुड़े हुए एल्किल समूह असमान होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? असम्मित ईथर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसके दिया जाए अगर, तो यहां पर क्या करना है? CH3O C2H5, देखिए एक साइड में CH3 लगा है, एक साइड में C2H5 लगा है, तो दोनों साइड में अलग अलग है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल समूह लगे वो डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पर CH3 है मिथिल, इधर क्या लगा है? इथिल, है ना। तो अब देखिए ये है आपका असम्मित ईथर, यानी एक तरफ आपका इथिल समूह, एक तरफ आपका मिथिल समूह, तो यही ऑक्सीजन के, यानी बीच वाले ऑक्सीजन के दोनों साइड में जब लगे हुए एल्किल समूह अलग अलग होंगे तो वो असम्मित ईथर होगा। अब इसका अगर नाम लिखना हो तो कॉमन नेम है, ये सामान्य नाम है, IPSC नहीं है, IPSC में बताऊंगा आपको। तो ये सामान्य नाम इनका लिखा है, इनका सामान्य नाम कैसे? तो इसमें देखिए इसका नाम है एथिल, इसका नाम है मिथिल, इसके लिए ना, तो मिथिल का देखिए M बाद में आता है, एथिल का E पहले आएगा, तो E वाले का नाम पहले लिखा जाएगा, नहीं एथिल मिथिल ईथर लिखा जाएगा। चलिए लिख देते हैं, एथिल मिथिल ईथर, है ना। तो ये है आपका एथिल और ये है आपका मिथिल और ईथर तो है ही। तो एथिल मिथिल ईथर समझ में आया? वर्णमाला के अनुसार लिखना है, ई पहले आता है तो एथिल पहले, एम बाद में आता तो मिथिल बाद में, फिर ईथर तो है ही। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, और ये देखिए, तो ये है आपका मिथिल और ये C3H7 क्या है? प्रोपिल, तो ये M है, ये P है, P से आएगा, ये M से चालू होगा, तो वर्णमाला में M पहले आता, P बाद में आता है। इस बार इसका नाम पहले लिखा जाएगा, मिथिल प्रोपिल, इसका P से आता प्रोपिल, C3H7 क्या होता? प्रोपिल, तो मिथिल प्रोपिल ईथर हो जाएगा। चलिए तो नाम लिख देते हैं, मिथिल प्रोपिल, मिथिल प्रोपिल ईथर। देखिए मिथिल प्रोपिल ईथर, M पहले आता तो इसका नाम पहले, प्रोपिल P बाद में आता तो प्रोपिल बाद में, फिर ईथर तो हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ही हो जाएगा। अगला एग्जांपल मैं एक और बताता हूं आपको, तो ये है प्रोपिल और ये है आपका एथिल, तो यहां पर एथिल ई चालू होगा तो ई पहले आता है, P बाद में आता है, तो पहले नाम इसका लिखा जाएगा, उसके बाद में इसका। चलिए लिख देते हैं, एथिल ई पहले आएगा, प्रोपिल P बाद में आता है, तो एथिल प्रोपिल ईथर, है ना। तो ये आपके हो गए
सम्मित और असम्मित ईथर, यानी ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूह के आधार पर, है ना, कि वो नेचर में कैसे हैं, समान है या असमान है, उनके आधार पर दो टाइप का आपका ईथर बन जाएगा, एक सम्मित है और दूसरा असम्मित है ना, जो कि आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल सहित लिखे हुए हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनके थोड़े से आईपीएससी नाम के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए देखते हैं कि ईथर के आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आईपीएससी नाम इसका होता क्या है, तो एल्कॉक्सी एल्केन लिखा जाता है ना, एल्कॉक्सी एल्केन। एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, SSCH3 OCH3, है ना, ये है आपका सम्मित ईथर। तो अगर सम्मित ईथर है तो नॉर्मल नाम लिख दिया जाएगा एल्कॉक्सी एल्केन। अगर असम्मित ईथर है तो असम्मित ईथर में एक एल्किल समूह छोटा होगा, एक एल्किल समूह बड़ा होगा। तो जो छोटा एल्किल समूह होगा उसके साथ ऑक्सी जोड़ देना है, ऑक्सी शब्द छोटे वाले एल्किल समूह के साथ जोड़ देना है और बड़े वाले का नाम एल्केन में लिख देना है। अभी कैसे लिखा जाएगा वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर तो सम्मित है आपका, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी मीथेन। बिल्कुल आसान है, मेथॉक्सी, एक कार्बन से मेथॉक्सी, यानी एक के साथ क्या मेथॉक्सी, यानी ऑक्सी वर्ड किसी एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो मेथॉक्सी, और एक कार्बन से मेथेन, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, यानी ये लिखा जाएगा मेथॉक्सी मेथॉक्सी मेथेन। बिल्कुल आसान है। यहां पर अगला एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5 OC2H5 है। अब ये C2H5 क्या है, एथिल समूह है, तो इसे क्या कहेंगे, एक के साथ ऑक्सी काउंट करिए और एक को एल्केन लिख दीजिए, तो एथॉक्सी, एथॉक्सी बनेगा, और दूसरा क्या है, एथेन, तो एथॉक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा, यानी इसका नाम एथॉक्सी एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, जैसे ले लिया C3H7O C3H7, है ना, तो ये देखिए अभी सम्मित वाले का आईपीसी नाम लिख रहे हैं, तो सीधे ऐसे करते जा रहे हैं कि एल्कॉक्सी एल्केन के हिसाब से ये बनाते जा रहे हैं इसको, है ना। अब C3H7 आया, ये आपका क्या है, प्रोपेन, प्रोपिल समूह है, तो यहां पर क्या कहेंगे, प्रोपॉक्सी, है ना, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन, पेंटॉक्सी पेंटेन, हेक्सॉक्सी हेक्सेन, है ना। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, सम्मित ईथर का ऐसा ही नाम लिखा जाएगा। तो ये क्या होगा, ये होगा प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, और फिर है आपका प्रोपेन, ठीक। तो ये तो सम्मित वाले में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, CH3 लगा, देखिए दोनों तरफ क्या है, समूह समान लगा है, तो ये सम्मित ईथर है। तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, असम्मित ईथर, यानी अनसिमेट्रिकल ईथर। अब असम्मित कैसे पहचाना, तो पहचाना इस तरीके से कि जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़े हुए जो एल्किल समूह हैं, है ना, वो भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, तो उन्हें असम्मित ईथर कहते हैं, अभी बताया आपको, है कि नहीं। तो यहां पर इनका जब नाम लिखेंगे तो नाम लिखने में क्या है, इसमें जो एल्किल समूह छोटा होगा, एल्किल समूह छोटा का मतलब जिस एल्किल समूह में कार्बन की संख्या कम हो, उसके साथ ऑक्सी को जोड़ देना है, यानी ऑक्सीजन का नाम उसके साथ ऐड कर देना है। बड़े वाले एल्किल समूह, बड़े वाले एल्किल समूह का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन ज्यादा है, उसका नाम एल्केन की टाइप में लिख देंगे, ठीक। तो यहां पर देखिए एक कार्बन CH3 है, इधर दो कार्बन C2H5 है, तो छोटा कौन है, तो CH3, तो CH3 के साथ हम O को जोड़ देंगे ऑक्सीजन को, तो नाम क्या लिखेंगे, CH3 को कहेंगे मेथ, और O को जोड़ करके ऑक्सी, तो बना देंगे मेथॉक्सी, यानी छोटे वाले समूह के साथ ऑक्सी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और बड़े वाले एल्किल समूह के साथ एल्केन लगा देते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिएगा जो इतना समूह है ना, इसके लिए हम यूज कर देंगे ऑक्सी, तो ये क्या है, मेथॉक्सी, यानी ये हो जाएगा आपका मेथॉक्सी। और उसके बाद दो कार्बन तो इथेन, इथेन होगा, तो मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा,
ये हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा C2H5OC3H7, ये भी आपका क्या है, असमित ईथर है। तो असमित में देखिए यहाँ पर C2H5 और C3H7, अब इन दोनों में से जिसमें कार्बन की संख्या कम हो उसके साथ ऑक्सी को जोड़ देंगे, और जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है उसका नाम एल्केन में लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, छोटा समूह कौन सा है, ये वाला C2H5, तो इसके साथ ऑक्सी, C2H5 को कहते हैं क्या है, एथ कहते हैं, ऑक्सी जोड़ देंगे तो एथॉक्सी हो जाएगा। और 3 कार्बन से क्या हो जाता है, प्रोपेन, तो एथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी और इसका नाम लिखेंगे प्रोपेन, तो एथॉक्सी प्रोपेन हो गया, है ना। उसके बाद इसको देखिएगा CH3OC3H7, एक तरफ आपका CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, छोटा समूह कौन है, कार्बन इसी में कम है, ये छोटा है, तो यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, तो छोटा समूह यही है आपका। छोटे वाले के साथ किसका यूज करेंगे, तो ऑक्सी वर्ड का, बड़े वाले का नाम एल्केन में लिख देंगे। तो C3 3 कार्बन से क्या होगा, तो आपका प्रोपेन, तो ये हो जाएगा आपका मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, छोटे वाले के साथ ऑक्सी जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, और उसके बाद लिख देंगे प्रोपेन, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से सम्मित और असम्मित ईथरों का आईपीएससी नाम लिखा जाता है ना। आप क्या करिए कि इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए बनाने की विधि में देखते हैं कि ईथर को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो फर्स्ट देखिएगा एल्कोहल से। देखिए बनाने की कम से कम 2 विधियां आपको सामान्य विधियां आनी चाहिए। ठीक, तो पहला मेथड क्या है, एल्कोहल से। अब देखिए एल्कोहल की अभिक्रिया हम करवा देंगे डाइएजोमेथेन से, है ना, और डाइएजोमेथेन से करवाएंगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। HBF4 टेट्राफ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और ईथर का निर्माण होता है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या लेना है आपको, एल्कोहल लेना है। जैसे कोई एल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH, ये ले लिया, आपका है एथिल एल्कोहल। उसके बाद रिएक्शन करवानी है डाइएजोमेथेन, तो डाइएजोमेथेन CHN2, रिएक्शन होगी टेट्राफ्लोरोबोरिक अम्ल HBF4, है ना, HBF4 लिखा, टेट्राफ्लोरोबोरिक अम्ल इसका नाम है। रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन यहां से हट जाएगा और यहां पर ये जाकर के ऐड हो जाएगा, यानी बनेगा आपका C2H5O और CH3 बाहर निकल जाएगा N2, बना क्या है आपका ईथर, है ना। तो इस प्रकार से यहां पर देख रहे हैं आपका, ये देखिए असम्मित ईथर बना है, तो सम्मित बने या असम्मित बने उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यह किसी में सम्मित भी बन सकता है, जहां पर जैसा आप एल्केन वो डाइएजोमेथेन जैसा ले लेंगे वैसा बन जाएगा। मान लिया यहाँ C2H5 ले लेते तो अभी सम्मित ईथर बन जाता, है ना। यहाँ पर CH2 लगा है तो H मिल करके CH3 हो गया, है ना। तो ये बन गया आपका ईथर। इसका नाम क्या है, तो एथिल मिथिल ईथर। ठीक, नाइट्रोजन गैस बाहर है। उसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर, दूसरा है आपका एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड से चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो एल्किल हैलाइड से, अब देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवा देते हैं तो उस रिएक्शन में क्या होता है कि ईथर का निर्माण होता है, और उस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम भी है ना। उस अभिक्रिया को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या नाम है उस रिएक्शन का। तो चलिए यहाँ पर करवा देते हैं एल्किल हैलाइड। कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, उसकी क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर ले लिया आपका कि C2H5Br, ये ले लिया और इसकी रिएक्शन करवानी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। चलिए करवा देते हैं NaOC2H5, ये रिएक्शन करवा देंगे तो यहां से हमारा Na और यहां से Br, ये दोनों निकल जाएंगे। बनेगा क्या, C2H5OC2H5, ये सोडियम
एथॉक्साइड है भाई, एल्कोक्साइड का मतलब एल्कीन समूह की जगह पर जो ले लेंगे तो वैसा आपको सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। जैसे ये है सोडियम एथॉक्साइड, आप C3 लेंगे तो सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड लिया है, मेथिल क्लोराइड ले सकते हैं, मेथिल आयोडाइड ले सकते हैं, एथिल आयोडाइड ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो NaBr मिलकर के निकल जाएगा और बनेगा आपका सम्मित ईथर C2H5O, C2H5 बाहर निकलेगा Na और Br, यानी सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। देखिए यहाँ सम्मित ईथर बन गया, तो इसमें असम्मित ईथर बना है, यहाँ पर सम्मित ईथर बना है, तो डाई एथिल ईथर बन गया, है ना। आप जो चेंज यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कोई और एल्कोक्साइड ले लीजिए, यहाँ पर CH3 लगा दीजिए, तो यहाँ CH3 अगर ले लेंगे तो अब ये असम्मित ईथर बन जाएगा। चाहे सम्मित बना दीजिए चाहे असम्मित, वो तो आप डिफरेंट ग्रुप कर दीजिए, बस सम्मित असम्मित बन जाएगा। ठीक, तो सेकंड आपकी एल्किल हैलाइड से ये रिएक्शन हो गई। थर्ड देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो चलिए देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या है, कोई अल्फा हेलो ईथर ले लेते हैं, उसके रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवा देंगे और उसमें क्या हो जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो चलिए कोई अल्फा हेलो ईथर ले लेते हैं, वैसे आपका है, ले लिया यहाँ पर CH3O CH2Cl, इसको कहते हैं अल्फा हेलो ईथर। लिखना होगा तो क्लोरोमेथॉक्सी, इसको क्या कहें, मेथॉक्सी, क्लोरोमेथॉक्सी मेथेन, अल्फा हेलो ईथर है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करवा दीजिए, जैसे Mg है ना आपका, तो ये ले लिया। अब यहां पर देखिए इतना पोर्शन आपका निकल जाएगा बाहर, यानी मैग्नीशियम और आयोडीन और ये Cl, MgClI ये बाहर निकल जाएगा। बाकी आपका बन जाएगा CH3O C2H5, यानी यहां पर भी देखिए आपका असम्मित ईथर बन जाएगा, यानी CH3O और उसके बाद C2H5 निकलेगा क्या आपका, तो निकलेगा आपका Mg ब्रैकेट में Cl और I, एथिल मेथिल ईथर हो गया और क्लोरो मैग्नीशियम आयोडाइड बन गया। तो ये जनरल 3 मेथड हो गए आपके ईथर के बनाने के। तो कम से कम आपको 2 विधियां ईथर बनाने की, सामान्य विधियां है ना जिनको कहते हैं, ये आपको आनी चाहिए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी प्रयोगशाला विधि और रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब देखते हैं कि लेबोरेटरी मेथड को, यानी प्रयोगशाला विधि को, ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए प्रयोगशाला विधि का एक स्पेशल नाम दिया जाता है कि आविरत ईथरीकरण विधि, है ना। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आविरत ईथरीकरण विधि द्वारा ईथर के निर्माण की अभिक्रिया लिखिए। तो आविरत और कुछ नहीं है, जो ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है उसी का नाम है आविरत ईथरीकरण विधि। क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है कि अभिक्रिया में खर्च नहीं होता बल्कि बनता रहता है, प्राप्त होता रहता है। इस अभिक्रिया में जो H2SO4 है वो उत्प्रेरक और निर्जलीकारक दोनों के रूप में कार्य करता है ना, जिसकी वजह से इस अभिक्रिया को कहते हैं आविरत ईथरीकरण विधि, है ना। बार बार एल्कोहल मिला करके ईथर प्राप्त करते रहते हैं। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि प्रयोगशाला विधि को, है ना। तो ये है लेबोरेटरी मेथड। अब लेबोरेटरी मेथड में करेंगे क्या कि जो एल्कोहल है उसकी रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। उस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन फिर से आपका एल्कोहल के साथ हो जाएगी, वो भी एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वहां पर आपका ईथर निर्माण हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखते हैं C2H5OH और लिख देते हैं H2SO4, है ना। तो यहां से क्या है H2 यानी हाइड्रोजन आप यहां से ले सकते हैं, या OH यहां से या H यहां से, कैसे भी रिएक्शन को समझना चाहे तो HSO4, तो यहां से वाटर निकाल दीजिए, है ना। C2H5 H2O ये निकल जाएगा, तो C2H5 HSO4 यानी बनेगा आपका C2H5HSO4 और निकल जाएगा बाहर आपका वाटर। ये रिएक्शन होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 जोड़ करके 373 केल्विन भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर निकल जाएगा बाहर। अब ये जो बना है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की फिर से रिएक्शन हो जाएगी एथिल एल्कोहल के साथ, तो आपका बन जाएगा ईथर। तो चलिए लिख देते हैं यहां पर C2H5HSO4 और रिएक्शन किससे करवाना है, तो आपकी करवाना है एल्कोहल के साथ, तो HOC2H5
है। बस ये क्या किया, इसको पलट करके लिख दिया है। तो यहां से आपका H और ये वाला H, यानी H ये और H ये, H2SO4 बाहर निकल जाएगा, C2H5 OCH5 बन जाएगा। रिएक्शन होगी 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो C2H5 OC2H5 और प्लस में निकलेगा आपका H2SO4। तो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि ये है। पहले रिएक्शन में आपका एल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, वाटर बन जाएगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन फिर से एल्कोहल के साथ, कौन सा एल्कोहल, तो वही एथिल एल्कोहल, है ना। यहाँ पर रिएक्शन जब होगी तो बन जाएगा डाई एथिल ईथर, ये समित ईथर है, डाई एथिल ईथर, है ना। और ये H2SO4 बाहर, देखिए H2SO4 यहाँ रिएक्शन कर रहा था और लास्ट में फिर से सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो गया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इस रिएक्शन के अंदर आपका उत्प्रेरक और निर्जलीकारक दोनों के रूप में कार्य करता है। अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड आपका खर्च नहीं होता, बल्कि अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता रहता है, इसलिए इसे अविरत ईथरीकरण विधि भी कहते हैं, है ना। एल्कोहल मिलाते रहेंगे और आपका ईथर प्राप्त होता रहता है। ठीक, तो ये हो जाती है इसकी प्रयोगशाला विधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ईथर का ऑक्सीकरण और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ईथर का ऑक्सीकरण अगर सनलाइट की उपस्थिति में होगा तो डाई एथिल ईथर परऑक्साइड इसमें बनता है। तो यहां पर देखिएगा, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि ये यहां से देखिए CH3 CH2O C2H5 ये लिख दिया, और है आपका ऑक्सीजन H लिख दिया, है ना। ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, और HNU का मतलब है सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश का सिंबल है HNU। अब हिंदी में लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश रिएक्शन के ऊपर। तो होगा क्या, एडिशन होगा कुछ नहीं, यहाँ पर जो आपका CH2 लगा है हाइड्रोजन ओपन हो जाएगा और दोनों ऑक्सीजन जाकर के इस CH2 के साथ ऐड हो जाएंगे, एडिशन होगा ऑक्सीजन का। तो जहां पर लिखा CH3 CH लिख दिया और यहीं पर जाकर के दोनों ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे, यानी OOH। देखिए यहां से H ओपन कर लिया बाहर का और यहां दोनों ऑक्सीजन लगा दिए, अब उधर का वैसे लिख दीजिए। तो ये है OC2H5, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम है डाई एथिल ईथर परऑक्साइड, डाई एथिल ईथर परऑक्साइड। ये जो बना है आपका, ये है डाई एथिल ईथर परऑक्साइड। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो बनता है डाई एथिल ईथर परऑक्साइड। ठीक, तो पहला आपका रासायनिक गुण हो गया ऑक्सीकरण। सेकंड देख लेते हैं कि आपका नंबर 2 है ठंडे HI से क्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठंडे HI से क्रिया, है ना। अब देखिए ठंडे HI से अगर रिएक्शन होगी तो आपका एल्कोहल बनेगा और एथिल आयोडाइड बनेगा। चलिए ले लेते हैं ईथर को, डाई एथिल ईथर C2H5 OC2H5, है ना। तो ये डाई एथिल ईथर है ना। रिएक्शन करवाना आपको HI से, और HI भी कैसा है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड आपका है कोल्ड, यानी ठंडा। तो ठंडे HI के साथ रिएक्शन होगी तो एल्कोहल बनेगा और एथिल आयोडाइड बनेगा, यानी C2H5OH और C2H5I। तो ये बन जाएगा एथिल एल्कोहल और ये बन जाएगा एथिल आयोडाइड। ठीक, उसके बाद अगली रिएक्शन नंबर 3 देख लेते हैं, गर्म HI से क्रिया, गर्म HI से क्रिया, है ना। अब देखिए गर्म HI से क्रिया होगी तो 2 मोल एथिल आयोडाइड बन जाएंगे और वाटर बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहां पर लिखा है आपका C2H5O C2H5 प्लस HI, और HI के कितने मोल लेना है, तो HI के 2 मोल। यहाँ कैसा HI है, तो गर्म। तो गर्म HI के साथ अलग प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बन जाएगा 2C2H5I, और यहाँ पर ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन मिलकर के H2O, है ना। तो इसमें देखिए 2 एथिल आयोडाइड के मोल बन गए और वाटर बन गया। तो ठंडे HI के साथ इस तरीके से रिएक्शन, गर्म HI के साथ आपका एथिल आयोडाइड। तो रिएक्शन आपके एग्जाम में छप जाती है ये वाली, ईथर के रासायनिक गुणों के डिस्कशन में जो आपसे कर रहा हूं, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में छप जाएगा, है ना। कि ईथर की ठंडे HI के साथ, गर्म HI के साथ, क्लोरीन की क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अनुपस्थिति में,
है ना। तो ये हो जाती है आपकी तीन, ये हो जाते हैं आपके तीन रासायनिक गुण, है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले रासायनिक गुण का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में क्लोरीन के साथ रिएक्शन, यह आपको रिएक्शन मिल जाती है कि अंधेरे में Cl2 से क्रिया, Cl2 का मतलब क्लोरीन, तो चाहे अंधेरे में कहे, अंधेरे का मतलब क्या है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, यानी सनलाइट वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया, आप लिखिए, है ना। तो इसको ध्यान से देखना है। तो यहां पर देखेंगे कि अंधेरे में जब Cl2 से रिएक्शन होगी तो इसमें प्रोडक्ट बनता है अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। कैसे बनता है यहां पर देखिएगा, जैसे ले लिया आपका CH3 CH2O CH2 CH3 और यहां लिख दिया Cl2, ठीक। और रिएक्शन के ऊपर लिख सकते हैं इन डार्क, इन डार्क, इन डार्क का मतलब अंधेरे में, सनलाइट की अनुपस्थिति में, ठीक, सूर्य का प्रकाश नहीं होना चाहिए। तो यहां रिएक्शन में होगा क्या, तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपका यहां पर Cl लग जाएगा, यानी ये बनेगा CH3 CH Cl और यहां पर बन जाएगा O CHCl, ये बनेगा आपका, इसका नाम है अल्फा अल्फा डैश, क्या नाम है, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, ये बन जाएगा। तो 2 Cl और 2 H मिलकर के 2 HCl निकल जाएंगे, तो आप 2 HCl माइनस के दिखा सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 2 हाइड्रोजन 2 Cl। अगर टोटल क्वांटिटी की बात की जाए तो 2 लगने के लिए 2 निकलने के लिए, तो बैलेंस में आप यहाँ 2 लिख सकते, भाई 4 Cl की आवश्यकता पड़ेगी, 2 Cl यहाँ लगेंगे और 2 HCl निकलेंगे बाहर, तो 2 HCl लिख सकते, इसके लिए कितने 4 Cl लगेंगे, तो 4 Cl 2 2 4 हो जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में बनता है अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर, है ना। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर लगा हुआ क्लोरीन, इसीलिए नाम दिया गया अल्फा अल्फा डैश। डाइक्लोरो का मतलब, डाई का मतलब 2, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, और ईथर तो आपका है। तो ये हो जाएगी सनलाइट की अनुपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया। और सूर्य की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया हो जाए तब देखिए उसमें क्या बनेगा। तो सेकंड रिएक्शन है आपकी, ये देखिए, यहां पर देखिए क्या होगा, यहाँ के 5 हाइड्रोजन, यहाँ के 5 हाइड्रोजन, तो 5 H और 5 Cl मिलकर के 5 आपके HCl बाहर निकल जाएंगे, यानी 5 ये 5 A ये 5 5 10 और 10 HCl यहां से मिलेंगे Cl, है ना, तो निकल जाएंगे, बनेगा आपका C2 Cl5 C2 Cl5 और 10 HCl। ये देखिए इसका नाम है पर क्लोरो डाइएथिल ईथर होगा, तो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, तो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सनलाइट की रिएक्शन को ध्यान समझिएगा। अनुपस्थिति वाली रिएक्शन ये है, सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया में अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर बनता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया में आपकी ये वाली रिएक्शन होती है। 5 हाइड्रोजन यहां से, 5 यहां से, 10 हाइड्रोजन और यहां से 10 Cl मिलकर के 10 HCl निकल जाएगा। 10 Cl अभी बचेंगे ना, 10 दुना कितना है, टोटल 20 है, तो 10 निकल गए, 5 यहाँ क्लोरीन 5 यहाँ क्लोरीन लग गए, इसका नाम है पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। तो इस प्रकार से ईथर के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण हैं, इनको आपको एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करना है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसके उपयोग के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि यूजेस ऑफ ईथर, यानी ईथर का उपयोग कहां पर होता है। तो लिखा हुआ है कि उपयोग, तो विलायक के रूप में तेल रेजिन को घोलने में, यानी इसका उपयोग सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट यानी विलायक वो होता है जिसमें वस्तुओं को घोला जाता है पदार्थों में,
है ना, किन्हीं पदार्थों को जिसमें घोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक। तो विलायक के रूप में आपके ईथर का उपयोग होता है। सेकंड देखिए लिखा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में ईथर का उपयोग होता है। उसके बाद लिखा वुड्स अभिक्रिया में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। आपको पता है कि जो वुड्स अभिक्रिया है, वुड्स फिटिंग है, इन सब में शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो वहां पर देखिए आ रहा ना नाम शुष्क ईथर, तो वहां पर इसका प्रयोग होता है। उसके बाद ईथर तथा गैसोलीन का मिश्रण मोटर वाहन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी ईथर और गैसोलीन इन दोनों का मिश्रण मोटर वाहन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक का मतलब है क्या है कि बेहोश करने में, निश्चेतक का मतलब क्या होता है, बेहोश करना, है ना। तो निश्चेतक के रूप में ईथर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये रहा आपका डाई एथिल ईथर। ईथर में मैंने आपको पढ़ाया है डाई एथिल ईथर, है ना, जो कि एक प्रकार का सम्मित ईथर है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।